नमस्कार, आपका स्वागत है इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। 5 सालों से फरार चल रहा ऐसा एजेंट गिरफ्तार हुआ है। सुरक्षा एजेंसी को चकमा देकर फरार चल रहा था ये। यूपी एसटीएफ ने मेरठ से इसे गिरफ्तार कर लिया है। आईएसआई एजेंट तहसीम उर्फ मोटा को गिरफ्तार किया गया है। नकली नोटों की तस्करी के मामले में ये वांटेड चल रहा था। आईएसआई का एजेंट जिसे एसटीएफ मेरठ ने कोतवाली पुलिस के साथ मिलकर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित से पाकिस्तान से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। मामले में अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है, यूपी डीजी ने बताया है कि अगस्त 2023 में शामली कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बर्फ करने वाली गली से 6 लाख के नकली नोट के साथ इमरान को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में तहसीम उर्फ मोटा के खिलाफ भी नाम मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा 13 अगस्त को उसके भाई कलीम को एसटीएफ मेरठ ने गिरफ्तार किया था, जिसका संपर्क आईएसआई से हो ना पाया गया था। और अब आईएसआई एजेंट तहसीम, जो कि फरार चल रहा था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अयोध्या का जो कार्यक्रम है वो पूरे देश और विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और उसके लिए व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहे हैं। अयोध्या आने जाने वाले रोड को सुरक्षित किया जा रहा है, उसे एनक्रोचमेंट्स से मुक्त किया जा रहा है। नियमित अंतरालों के बाद से वहाँ पुलिस का प्रेजेंस, चाहे वो 112 की गाड़ियाँ हो, व्यक्तिगत रूप से फुट पेट्रोलिंग, तथा जो हमारी ऑपरेशन त्रिनेत्र चल रही है उसको लेके सीसीटीवी की भी कवरेज कराई जा रही है। कार्यक्रम के दिन तथा उसके बाद आने वाले सभी दर्शनार्थियों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो, इसके लिए जो भी बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो सकती है वो मुहैया कराई जाएगी। अयोध्या और कांग्रेस ने अस्वीकार किया है प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। सोनिया गांधी खड़गे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। अधीर रंजन चौधरी भी अयोध्या नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने आरएसएस का कार्यक्रम बताकर निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। न्योता अस्वीकार करने पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस को राम के अस्तित्व पर विश्वास नहीं है। आपको बताएं कि सोनिया गांधी और खड़गे अयोध्या नहीं जाएंगे। अधीर रंजन चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को, जहां पर नहीं जाने का फैसला लिया है कांग्रेस ने। और अब बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है, कह दिया है कि राम के अस्तित्व पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है। पहले ही कांग्रेस काल्पनिक बता चुके हैं श्री राम को और अब कांग्रेस नहीं जा रही है। जबकि कांग्रेस का कहना है कि ये पूरा प्रोपेगेंडा है बीजेपी का, आरएसएस का। उन्होंने इस कार्यक्रम को प्रोपेगेंडा बताया और यहां जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है। बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। और कल न्यूज इंडिया के कार्यक्रम के दौरान तमाम धर्मगुरु जब यहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। और हम आपको दिखाते हैं कांग्रेस को किस तरह से आड़े हाथों लिया बीजेपी नेताओं ने। कांग्रेस का अब तक का जो चरित्र रहा है उसका ये पुनः उद्धरण है। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से भगवान राम को काल्पनिक बताया, भगवान राम के अयोध्या में मंदिर निर्माण पर लगातार रोड़े अटकाए, तो ये उनका वास्तविक चेहरा फिर से उजागर हुआ है। वैसे भी राम को
श्रद्धा की दृष्टि से कांग्रेस ने कभी भी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि ये तो काल्पनिक है और रामचरितमानस भी काल्पनिक है, और इसलिए उनके लिए भगवान राम आस्था का केंद्र नहीं है। और ये देश की जनभावनाओं का भी अपमान है, और मैं समझता हूँ जनता इसका जवाब कांग्रेस को आने वाले चुनाव में भी देगी। कांग्रेस पार्टी अगर नहीं समझती है ये कोई संघ का कार्यक्रम है, ये तो राष्ट्र का कार्यक्रम है, पूरी अब कांग्रेस पार्टी का इतना छोटा दिल है तो इतना ही कहूंगा, प्रभु कांग्रेस को सद्बुद्धि दे। कि श्री राम जन्मभूमि केस में जो बाबरी मस्जिद पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी थे, उनको इनवाइट किया गया है। यह हिंदू धर्म की महान उदारता के परंपरा के अनुरूप है। गोली चलाने वालों को भी इनवाइट किया गया। बताइए, वो आने को तैयार हैं जो मुख्य पक्षकार थे। इस प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की परंपरा, कांग्रेस गोत्र के जितने दल हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो राजनीतिक दृष्टि से निष्प्राण तो होते ही जा रहे थे, अब उनकी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई। श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आपके मन में जो भी ईर्ष्या है, द्वेष है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसको लेकर आप भारत के विरोध तक चले जाते थे, आज भगवान के विरोध तक चले गए। देखिए, राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को भाजपा का समझ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का मान लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है, और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। नहीं, सब लोग विरोध करेंगे, क्योंकि निमंत्रण कोई भाजपा ने नहीं दिया है, सरकार ने नहीं दिया है, उसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दिया है, और उसे नकारना निश्चित तौर से यह रामद्रोही जो उनका आचरण है वो प्रकट हो जाता है। भगवान राम को काल्पनिक वो पहले ही बता चुके थे। अब रामलला जब भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, तब ऐसा उनका निर्णय निश्चित तौर से विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं तो सीधे तौर पे मानता हूं कि इतना दुर्भाग्यपूर्ण क्षण होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के इर्द गिर्द भी आप राजनीति करेंगे। मेरे और मेरे राम के बीच में सीधा ताल्लुक। गांधी मंदिर जाकर के राम भक्त नहीं बनते थे, वो अवधारणा अंदर थी, इसलिए स्वर्ग गए, हे राम कहते हुए गए। आप है कौन? आपने ठेका ले रखा है कि जो आए वो हिंदू, जो ना आए। एक मेरे और मेरे ईश्वर के बीच में ये जो ठेकेदारी का कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम विकसित किया है ना, ये मैं समझता हूं हिंदू धर्म का भी कभी स्वभाव नहीं रहा है। देखिए, ये लोग सीजनल हिंदू हैं। जब इनको लगता है कि हमें वोट लेना है तो सॉफ्ट हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो मैं नेहरू से लेकर के अब तक कोई अयोध्या नहीं गया है। नैतिक ताकत नहीं है, क्योंकि अयोध्या प्रभु श्री राम को कोर्ट में लटकाने भटकाने का काम तो कांग्रेस नहीं की है। तो इसकी नैतिक ताकत नहीं है कि अयोध्या में जाकर के प्रभु श्री राम को प्रणाम करें। और भारत दौरे पर आए चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री पेटर फियाला ने आज जयपुर की निम्स यूनिवर्सिटी का दौरा किया। निम्स पहुंचने पर पीएम फियाला का निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और चांसलर डॉक्टर बीएस तोमर ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री पेटर फियाला ने निम्स के अलग अलग विभागों का दौरा किया और मेडिकल के क्षेत्र में हो रहे रिसर्च और इनोवेशन के बारे में जानकारी ली। पीएम फियाला निम्स में हो रहे रिसर्च और इनोवेशन को देखकर बेहद प्रभावित हुए और उसकी सराहना की। निम्स की ओर से पीएम फियाला को डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई। इस दौरे में पीएम फियाला के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया था, जिसमें निम्स और चेक रिपब्लिक के बीच मेडिकल रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और साइबरनेटिक्स को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
पीएम फ्याला ने निम्स कैंपस में पेट्रा फ्याला ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च इनोवेशन का भी शिलान्यास किया। फ्याला निम्स के चेयरमैन डॉक्टर बीएस तोमर ने चेक रिपब्लिक के साथ मेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग को और मजबूत करने को लेकर जोर दिया। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से निम्स में स्वागत हुआ है पीएम पेट्रा फ्याला का, और डॉक्टरेट की उपाधि उन्हें दी गई, सम्मान दिया गया। दोनों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए और उसके बाद पेट्रा फ्याला ने इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया। ये ग्लोबल इंस्टीट्यूट है जिसका शिलान्यास आज हुआ। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पीएम फ्याला ने आधारशिला रखी और इस दौरान डॉक्टर बीएस तोमर जो कि निम्स के चेयरमैन हैं वो मौजूद रहे। दोनों ने मिलकर आगे की रणनीति, आगे की साझेदारी पर बातचीत की। चेक रिपब्लिक के पीएम ने आज जयपुर में निम्स यूनिवर्सिटी का दौरा किया। इस दौरान निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर बीएस तोमर ने गर्मजोशी से इनका स्वागत किया। निम्स यूनिवर्सिटी के दौरे पर आए चेक रिपब्लिक के पीएम पेट्रा फ्याला को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पेट्रा फ्याला ने कहा कि निम्स स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहा है, यानी जो विजन यहां पर डॉक्टर तोमर का था वो विजन जो है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। Your Excellency, it is an honor to have you amidst us today. Your presence here reflects the importance you place on education and the remarkable strides the Czech Republic has made in this field. As Chancellor of the NIMS University, I stand here before you, humble and proud to represent an institution dedicated to excellence in education and research. In this short span of time, I would like to take a moment of highlight the remarkable achievement of NIMS University and the shared value that unite us with the Czech Republic. Our university nestles amidst the vibrant culture and heritage of Rajasthan, stands tall as a beacon of knowledge and innovation. NIMS University has become a center of excellence, offering a diverse range of programs that cater to both national and international students. NIMS University takes immense pride in its diverse community of students and faculty members who come from various corners of the world. Our institution has always believed in creating a global learning environment that encourages cross-cultural exchange and cooperation. Your Excellency, your visit further validates our efforts in this direction. Your Excellency, it is indeed a testament to our vision and leadership that the Czech Republic has earned a reputation as a global leader in education. Through your unwavering commitment to education reforms and fostering a knowledge-based economy, you have paved the way for the Czech Republic to become a hub for research and technological advancement. We at NIMS University admire the strides you have made and hope to further strengthen our ties through meaningful collaborations in the field of education, research, and innovation. As we celebrate your visit, I would like to extend my gratitude to the Czech Republic for its invaluable contribution to the field of science, art, and culture. Your country has gifted the world with outstanding thinkers, writers, musicians, leaving an indelible mark on our collective human heritage. Your Excellency, as you step foot on the ground of NIMS University, I am reminded of a quote by Václav Havel,
the renowned Czech statesman and playwright, who said, the deeper the experience of an absence of meaning, in the other words, of absurdity, the more energetically meaning is sought. Today, let's seek meaning in the bonds we forge, the knowledge we share, and the exchanges we foster. Let us embrace this occasion as an opportunity to further strengthen the ties between our nations and work together towards a brighter future for our youth. At the last, but not the least, I express my heartfelt gratitude to His Excellency Petr Fiala, the Honorable Prime Minister of Czech Republic, for gracing us with his presence today. और निम्स यूनिवर्सिटी के दौरे पर आए चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला ने कैंपस में निर्मित मारिक सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड साइबरनेटिक्स का भी दौरा किया। इस मौके पर निम्स के चेयरमैन डॉक्टर तोमर ने उन्हें मेडिकल के क्षेत्र में इस्तेमाल हो रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी दी। वहीं इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर व्लादिमीर मैरिक ने रिसर्च के क्षेत्र में हो रहे रोबोटिक्स एंड साइबरनेटिक्स के बारे में जानकारी दी। His prestigious recognition is a testament to his extraordinary contributions and unwavering commitment to the betterment of society. Our esteemed honoree has not only excelled in his academic pursuits, but has also served as an exceptional leader, guiding his country towards advancement in education and research. His commitment to the advancement of higher education is truly commendable, and we are grateful for his contribution to the global academic community. Professor Petr Fiala achievements resonate with the vision and value of NIMS University, which includes fostering an environment of innovation, inclusivity, and promoting excellence in education. Thank you once more for your warm welcome and kind introduction. I am honored by the decision of the NIMS University to grant me an honorary doctorate. On the personal level, I see this recognition as one of the biggest honors possible. I have the highest respect for learning. I believe that knowledge brings people light, a light to find the right way from darkness and manage any crisis. I have spent most of my life in academia and institutions of knowledge. I was the first professor of political science in the Czech Republic, and I was the Minister of Education. But the most important was probably my role as rector of Masaryk University, my alma mater between 2004 and 2011. I have great memories. और निम्स यूनिवर्सिटी के दौरे पर आए चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला ने अपने नाम पर बन रहे पेट्र फियाला ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च इनोवेशन की भी आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने निम्स के चेयरमैन और चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला के साथ आए उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। Further extension of collaboration between two esteemed institutions, the Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics, and the Marik Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics of NIMS University. This collaboration is not just a mere
coming together of two institutions. It represents the union of minds, expertise, and innovation. It signifies a powerful partnership that will shape the future of informatics, robotics, and cybernetics, not only in our respective countries, but on a global scale. Development of mRNA vaccine, advances in 3D printing for medical device, telemedicine to provide remote care, virtual reality in medical training, development of wearable devices for health monitoring, technology in mental health, precision medicine, neurotechnology, Department of Robotics, Surgery System, Artificial Intelligence, powered diagnostic tools, mRNA technology, molecular biology, genetology, stem cell research, cancer research, artificial neuron network computer modules built to replicate how the brain processes, memorizes, and or retrieves the information. Human cloning using somatic cells, nuclear transfer, SCNT, cloning by embryo splitting. This institute will provide a platform for aspiring medical professionals to learn mind in the field to own. Its impact will only increase. One reason is the changing landscape of public health. Look at the challenges which are brought by infectious diseases and new health dangers. COVID-19 reminded us about that. We need to better understand, prevent, and treat diseases which are easy to spread in the connected world of today. Another reason is responding to trends in lifestyle diseases and preparing our healthcare system for the future. Constant adaptation to modern lifestyle trends is key, and as politicians we need to ensure that data translate into policies and legislation. In this way, research will lead to improved public health. Finally, the health and medical research sector has potential to become a significant driver of economic growth. Everywhere in the world, investment in research facilities stimulates the development of related industries, attracts skills and creates employment opportunities. और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।